नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ प्रयागराज कौशाम्बी के एक युवा नेता गौरव करवरिया जी हैं। गौरव करवरिया एक राजनीतिक खानदान से हैं और आज गौरव करवरिया से हम लोग राजनीति और समाज सेवा पर ढेर सारी बातचीत करेंगे। गौरव जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मनोज जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि आपने मुझे अपने शो पे आमंत्रित किया। आप एक युवा नेता हैं जी। आज आप युवाओं की क्या समस्या देखते हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे। भैया, आज की अगर समय को देखते हुए और खासकर जो अभी जिस कोरोना महामारी से हमारा देश और समाज लड़ के आगे निकला है, अगर इस समय को देखें तो मेरे ख्याल से आज के समय में युवाओं के लिए इस कोरोना के बाद रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमारे समाज को भी, शासन को भी, प्रशासन को भी मिलके इस पे काम करना चाहिए। और आज के इस आधुनिक समय में, टेक्नोलॉजी के समय में जिस हिसाब से वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर हम लोग अपनाते जा रहे हैं, तो ठीक है, नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें सबको पसंद है, लेकिन उसके साथ साथ हमको अपने देश की, हमारे समाज की जो हमारी मूल संस्कृति है, सभ्यता है, कहीं ना कहीं हमें उसे भी याद रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही हमारा आधार है। क्या युवा जो है आज पश्चिमी सभ्यता में ज्यादा चूर है, अपनी सभ्यता को भूलता जा रहा है? अगर आप बड़े शहरों में या आप बड़े प्रदेशों की बात करिए, महाराष्ट्र अगर आप चले जाइए, दिल्ली तरफ आप चले जाइए, तो उधर ये चीजें ज्यादा हैं और वो सबके सामने प्रमाणित हैं। आप मानते हैं आज युवाओं की चुनौतियां जो है वो बेरोजगारी है? और अगर आप स्वास्थ्य संबंधित भी देखें तो आजकल कितने युवाओं को कितनी कम उम्र में, 25 साल में, 30 साल में लोगों को बीपी की भी समस्या हो जा रही है, शुगर की भी हो जा रही है। कहाँ आप सुनते हैं 30 सालों में हार्ट अटैक लोगों को आ जा रहा है। बिल्कुल। तो मुझे इसके, देखिए, स्वास्थ्य से जुड़े कारण तो कई हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक मुख्य कारण जो समझ में आता है वो एक पर्यावरण का भी एक मुद्दा मेन है, जिसके लिए हम लोगों को, सबको समाज में मिलके, और क्योंकि आने वाली पीढ़ी, हम युवा शिक्षित हैं, तो हमको ये जो पर्यावरण जिस स्थिति में, जिस जगह पे जिस तरह मिला है, खुली हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, उसी तरह हमारी ये जिम्मेदारी नैतिक बनती है कि आने वाली नई जनरेशन के लिए भी हम लोग ये पर्यावरण उनके लिए एकदम सुरक्षित दें। बड़े राजनीतिक घराने के हैं, करवरिया राजनीतिक घराना माना जाता है। सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, MLC भी रहे, अभी भी विधायक आपकी ताई जी हैं। हम ये जानना चाह रहे थे कि आप राजनीति में पदार्पण कब कर रहे हैं? भैया, जो आपने राजनीतिक शब्द का इस्तेमाल किया, उसके साथ साथ मेरा एक शब्द, मेरा चुनने का मन है, सामाजिक कहेंगे आप तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, दोनों चीजें हैं। क्योंकि अगर मैं पिताजी, बड़े पिताजी लोगों से पहले अपने अगर बाबा के भी समय में चला जाऊं, तो उस समय तो मैं दुनिया में नहीं आया था, लेकिन जितना भी मैंने उनके बारे में सुना है, लोगों से कहानियां सुनी हैं, तो आप लोगों को जानकारी होगी कि वो कोई भी राजनीतिक पद में नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि किसी विधायक या सांसद से उनका कम नाम, या समाज में उनको लोग कम नहीं पहचानते, कम इज्जत नहीं थी। हाँ, सही। और मैं आपको एक छोटी सी घटना बता दूं। जब मैं थोड़ा सा छोटा था तो पिताजी, बड़े पिताजी लोगों के पास कई लोग ऐसे भी आते थे जो उनके लोकल विधानसभा के या लोकल क्षेत्र के नहीं हुआ करते थे। तो मैं छोटा हुआ करता था, तो मैं उनसे पूछता था कि ये तो आपके क्षेत्र के नहीं है पापा, तो आप इनका काम क्यों कर रहे हो, तो आपको वोट भी नहीं देंगे। तो उन्होंने मुझे उस समय यही बात समझाई थी कि बेटा, अगर समाज ने या ऊपर वाले की वजह से अगर आपको समाज में एक ऐसी जगह मिली है, आपको उस योग्य, उस काबिल बनाया गया है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं जानना चाह रहा था, सामाजिक सेवा में तो आप हैं, राजनीति पदार्पण आपका 2022 से होने वाला है? पदार्पण बिल्कुल ऑलरेडी हो चुका है मेरा। सब लोगों के बीच जाने लगा हूँ, जितने भी अपने परिवार के पुराने लोग हैं सबसे मिलजुल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने राजनीति की शुरुआत में समाज के बीच में जब मैं उतरा हूं, तो मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे सिर्फ मेरे परिवार या पिताजी लोगों की वजह से जाने। बिल्कुल वो जानेंगे, अपना कुछ वर्क होना, वो बिल्कुल जाने, ये तो अच्छी बात है मेरे लिए कि मेरे पिता की वजह से मुझे जाने, मेरे परिवार की वजह से जाने, लेकिन किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि मैं सिर्फ उनके नाम पे सिर्फ चुनाव के समय लोगों के बीच पहुंचा। मुझे लोग व्यक्तिगत में, उनके हर सुख दुख में, उनके कार्य में इतना कुछ मौजूद है। परंपरागत सीट को छोड़ के सिराथू जो है ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। कौशाम्बी मनोज जी मैंने इसलिए भी चुना है, उसका मुख्य कारण ये है कि हम भले रहते आज प्रयागराज में हैं, लेकिन हमारे बाबा की जन्मभूमि भी और कर्मभूमि भी कौशाम्बी रही है। और मुझे लगता है कि जितने अपने परिवार से जुड़े संबंधी, व्यवहारी या हमारे जान पहचान के लोग आज भी शायद जितने कौशाम्बी में हैं, तो उनका रिलेशन रिन्यू करना है कि हम आपके पास में हैं। अच्छा, आप नेताजी एक चीज़ और बताइए, गौरव जी, क्या युवा जो है राजनीति में बदलाव ला सकता है?
बिल्कुल ला किस सकता तरीके है। का बदलाव ला सकता आज अगर आप देखिए तो हमारे देश की लगभग 60% आबादी युवाओं की है, और जो शुरुआत से हमारे देश की आज़ादी के बाद से जो राजनीति का ट्रेंड चला आ रहा है, जिसको हमको बदलना है आज की युवा पीढ़ी को, हमेशा से जो वोट बैंक है या राजनीति हुई है वो हमेशा से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे इस पे हुई है। तो मेरी यही उम्मीद है कि युवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी से आने वाले समय में जो हम अपने नेता को या जिस सरकार को हम चुनते हैं, हम उसके व्यक्तिगत काबिलियत पे, योग्यता पे, और वो व्यक्ति खुद कैसा है, कितना योग्य है, उस पर चुनना चाहिए, ना कि धर्म और जाति के नाम आपको पे। क्या लगता है कि धर्म और जाति का जो है वो राजनीति से अब खात्मा हो गया, बदलाव आ रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल ऐसा खात्मा अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैंने यही कहा ना कि इस चीज को हमको बिल्कुल खत्म करना है। क्योंकि मैं आपको किस्सा बताता हूँ छोटा सा। मुझे 15 अगस्त के दिन कार्यक्रम में एक जगह बुलाया गया। वहां पे मैंने लोगों से यही चर्चा करी कि जो हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में, जिनकी वजह से आज ये हमें आज़ादी मिली है, या हमारे जो देश के बॉर्डरों पे जो सैनिक खड़े हैं, जब उन्होंने आज़ादी मांगते समय भेदभाव ये नहीं किया कि हम किस जाति के हैं, या जो बॉर्डर पे हमारे लिए खड़े हैं, जब उन्होंने भेदभाव नहीं किया, तो हम आप जब हमारे देश में लोकल चुनाव या प्रदेश स्तर पे या देश स्तर पे चुनाव होता है, तो क्यों हम लोगों से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे विभाजन करके वोट मांगते हैं? आप तो समाज में बहुत रहते हैं, तो जानना ये चाहते हैं कि आज आपको राजनीति में क्या बदलाव दिख रहा है? राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि जो युवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी है, युवा बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, और इस निर्णय का हम लोगों को स्वागत करना चाहिए और युवाओं का प्रोत्साहन करना चाहिए। अच्छा गौरव जी, एक चीज़ और बताइए, 2022 में राजनीति में आपको क्या बदलाव दिखता है? समाजवादी पार्टी तो अपना कुनबा बढ़ाती जा रही है, तमाम दल के नेता उसमें शामिल होते जा रहे हैं, बदलाव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2022 की राजनीति आप किस तरह से देखते हैं? बदलाव भैया कहना अभी जल्दीबाजी होगी। मेरे हिसाब से सब पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए, अपने जनाधार के लिए सब काम कर रही है, और जनमत जिसके साथ होगा उसका उत्तर आपको जल्द समय आने पे मिल ही जाएगा। अच्छा, आज आप उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी मुख्य समस्या देखते हैं जिसका समाधान बहुत ज़रूरी है, सरकारों को करना चाहिए? मैं भैया फिर यही कहूँगा कि अगर प्रेजेंट समय पे अगर आप ध्यान दें, तो जो भी हाल ही में कोरोना वायरस से हमारे देश ने, समाज ने, प्रदेश ने लड़ाई लड़ी है, तो जो आपकी सेकेंड वेव बीती थी, उसमें कितने सारे लोगों को इस वजह से जान गंवानी पड़ी, या कितने सारे परिवार इसलिए ख़त्म हो गए क्योंकि हमारा स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं कमज़ोर या बिखरा हुआ नज़र आ रहा था। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मुझे आज ये लगता है कि हमको अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम करना चाहिए कि भविष्य किसी ने नहीं देखा कि आने वाले समय में फिर अगर कभी कोई ऐसी महामारी या कोई ऐसी बीमारी आती है, तो हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारा स्वास्थ्य विभाग उससे लड़ने के लिए तैयार रहे। अच्छा, आपको सही किया आपने, हेल्थ के बारे में बात किया। आज आपको नहीं लगता है कि स्वास्थ्य जो है वो अब अमीरों के लिए ही, मतलब चिकित्सा सेवा अमीरों के लिए ज़्यादा बनी है, गरीब आदमी तो दवा नहीं करा पाता, मर जाता है? नहीं, ऐसा, इसकी क्या वजह है? ऐसा नहीं है मनोज जी। सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं भी आती हैं, और जो आपके सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल हमको उसके साथ साथ ये ज़रूर गौर करना चाहिए, जो नेता जनप्रतिनिधि को चुन के विधानसभा में, लोकसभा में भेजती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल होते हैं, तो उस पर बिल्कुल सुविधाएं नहीं होती। सुविधाएं यही पे तो मैंने देखिए मनोज जी आपसे बोला कि आज के समय में जो जनता है उसको इसीलिए अपने नेता को, अपने जनप्रतिनिधि को ये देख के वोट करना चाहिए कि वो कितना योग्य या काबिल है, कि जो योजनाएं तो सरकार की तरफ से देखिए बहुत आती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, लेकिन अगर उनका जनप्रतिनिधि उस योग्य होगा, उस काबिल होगा, तो वो अपनी जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को वो सुविधाएं दिला पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आवश्यक ये है कि अब जो आप वोट करें या अपने मत का इस्तेमाल करें तो एक ऐसे व्यक्ति के लिए करें जो उस योग्य हो, उस काबिल हो। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या कहते हैं कि प्रदेश में जो है महंगाई, बेरोजगारी, ये 2022 के चुनाव में कितना बड़ा फर्क डालेगी? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी मनोज जी एक ऐसा मुद्दा है जो किसी भी सरकार के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पर बिल्कुल सोचना चाहिए, सोचने का विषय है, इस पे वर्क भी करना चाहिए, और क्या कितना फर्क डालेगी ये आगामी चुनाव में समय बताएगा। अच्छा, अभी देखिए नेता लोग बहुत ढेर सारे वायदे कर देते हैं, पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी कर देती हैं, लेकिन कभी वो जो है उस पर खरा नहीं उतरती हैं। आपको नहीं लगता कि नेताओं को इतना वायदे नहीं करने चाहिए, या करने चाहिए तो उसको करना भी चाहिए? भैया देखिए, वादे अगर मनोज जी करते हैं नेता तो उनको बिल्कुल पूरा करना चाहिए, और उसका उत्तर यही है कि जो वादे नहीं पूरा करता है तो मेरे ख्याल से जनता उनको दोबारा पूछती भी नहीं। तो ये तो जनता ठगी रह जाती ना। अब
अब पता लगा कि लालच में तो उसने पूरा कर दिया, प्रतिनिधि बना दिया, और फिर अब दूसरा खोजे, दूसरा भी उसी तरह निकलता है, तीसरा भी उसी तरह निकलता है। नेताओं की जो छवि में गिरावट आई है, क्या आप इसको मुख्य वजह नहीं मानते? ये व्यक्तिगत उस पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति की देखिए कार्यशैली मनोज जी काम करने की अलग होती है। अब कौन सा नेता कितना काम कर रहा है, कितने वादे अपने पूरा कर रहा है, ये हर व्यक्ति पे, अलग अलग व्यक्ति पे निर्भर करता है। तो जो जैसा काम करेगा वैसा जनता। चलिए एक सवाल और थोड़ा सा मैं टेक्निकल है, आज के ज़माने में जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो जा रहा है, फेसबुक का ज़माना आया, ट्विटर का ज़माना आया, उसके अलावा भी SMS, तमाम चीज़ें ऐसी आई, इससे नहीं लगता कि जनता सीधे जो है सरकार से कनेक्ट हो गई और जनप्रतिनिधियों का वैल्यू थोड़ा सा महत्व कम होता जा रहा है? इसका मनोज जी आप अगर अर्बन एरियाज में देखो, शहरी इलाकों में देखो, तो इसका ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति नहीं है, जहाँ टेक्नोलॉजी या जहाँ अभी उतने लोग स्मार्टफोन से या डिजिटलाइजेशन से नहीं जुड़े हैं, तो वहाँ अभी भी ऐसा नहीं है। शहरी इलाकों में इसका ज़्यादा प्रभाव है और ग्रामीण शहर में ज़्यादा लोग डिजिटलाइजेशन, नेताओं को थोड़ा सा कम उपयोगिता समझते हैं, लेकिन अभी ग्रामीण इलाकों में है। हाँ, कह सकते हैं आप जी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम गौरव करवरिया से सिराथू विधानसभा के बारे में ढेर सारी बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गौरव जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि चर्चा है कि गौरव करवरिया सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। अभी कोई पार्टी नहीं क्लियर हुई है, और आप बताइए, बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ से संतोष त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बना दिया है, आनंद मोहन पटेल का सपा से आने की संभावना है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य या शीतला प्रसाद जी बीजेपी के खुद वहाँ विधायक हैं, जन अधिकार पार्टी ने राजेश कुशवाहा को जो है अपना प्रत्याशी बना दिया है। ऐसे में किस पार्टी से आप जो है चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, या आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे? देखिए मनोज जी, अगर सही मायने में मैं सच्चाई अगर आपको बताऊं, तो अभी मुझे निकलते हुए साल भर या 6 महीने ही हुए होंगे। और अभी जो मेरा प्राथमिक जो मेरी निर्णय था, वो मेरा ये था कि पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात करूं, सबसे मिलूं जुलूं, पहले परिचय बनाऊं। और मुझे खुद को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में चुनाव लड़ने की या टिकट मिलने की स्थिति आ जाएगी। तो बिल्कुल ये परिवार के हमारे घर में आप चाहते हैं कि जन आंदोलन बने गौरव करवरिया? बिल्कुल, पार्टियां मजबूर होकर आपको कर दें। मैं ये नहीं चाहता मनोज जी कि मैं अपने राजनीति की या समाज में जब मैं उतरा हूँ, सबके बीच आया हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं लोगों से न कनेक्ट होके किसी राजनीतिक पार्टी के पैराशूट प्रत्याशी दौड़ूं और टिकट सिर्फ मांगूं या सिर्फ राजनीति के पर्पज से आऊं। चलिए मान लिया जी, अब चुनाव लड़ते हैं तो विधुत पार्टी, किस पार्टी से? नहीं, किस पार्टी से मैंने कहा ना, वो समय मनोज जी बताएगा और मेरे परिवार अच्छा, आप वेट कर रहे हैं कि कोई पार्टी आपसे खुद आके कहे? जी बिल्कुल, मैं अपने जमीन पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों से जुड़ रहा हूँ, और जो पार्टी अगर ये समझती है, प्रमुख पार्टियां, कि मैं उस योग्य हूँ, उस काबिल हूँ, और मेरे परिवार के जुड़ने से या मेरे जुड़ने से वो मजबूत होंगे। हमने तो पार्टियों का नाम बता दिया, उसमें तो प्रतिनिधि आ चुके हैं, तो देखा जाएगा, आजाद उम्मीदवार देखा जाएगा समय आने पे। चलिए, आज आप सिराथू विधानसभा में क्या समस्या देखते हैं? मनोज जी, देखिए, सिराथू विधानसभा एक ग्रामीण क्षेत्र आता है। और ग्रामीण क्षेत्र की कुछ 2-3 एक ऐसी प्रमुख समस्याएं होती हैं जिस पे इंसान को काम करना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि को काम करना चाहिए, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो। तो ये 2-3 ऐसे प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिस पे नहीं, मैं जानना चाहता हूँ आज क्या समस्या है? आज मनोज जी, अभी तो पब्लिक के बीच अब मैं उतना निकलना, तो समस्या तो सुनते ही होंगे, देखते ही होंगे, कि आप ये बताना नहीं चाह रहे कि वर्तमान विधायक फेल है। नहीं, फेल नहीं, मैंने जैसे मनोज जी आपसे पहले भी बताया कि हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है। सरकार द्वारा, शासन द्वारा कई योजनाएं आती हैं, ये विधायक के और ये जनप्रतिनिधि के योग्यता पे और काबिलियत पे निर्भर करता है कि वो उस योजनाओं को या जनता के बीच में कैसे पहुंचा पाता है। क्या वर्तमान विधायक जो हैं वो इस योग्य हैं? उन्होंने सत्ता में रहते हुए सिराथू की समस्याओं का समाधान किया? ये तो आपको चुनाव आने पे जनमत जिसके साथ जाएगा, इसका उत्तर तभी मिल जाए। सर, कहा यह जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वो सिराथू चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में गौरव करवरिया आपको अपने को कितना मजबूत पाते हैं? देखिए भैया, कौन किस दल से आ रहा है, कौन क्या प्रत्याशी सामने आ रहा है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अपने कार्यशैली पे, मैं अपने कार्यों पे अपने लोगों से जुड़ रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा हूँ। मेरा ध्यान और फोकस उस चीज़ पे है।
कौन किस पार्टी से या कौन किस दल से आ रहा है ये मेरे लिए महत्व। अगर गौरव करवरिया सिराथू से चुनाव लड़ते हैं तो सिराथू के विकास के लिए गौरव करवरिया के दिमाग में क्या रोड मैप है? सबसे पहले तो मनोज जी मेरा प्राथमिक कोशिश यही रहेगी कि जनता के बीच में मैं इतनी सरलता से और सुलभता से मौजूद रहूं कि हर व्यक्ति विधानसभा का, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, हर कोई मुझसे खुले रूप से आके उसको किसी थर्ड पर्सन की, किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता ना पड़े मुझसे आके अपनी समस्या कहने के लिए। तो सबसे पहले तो मेरा यही कोशिश रहेगी कि सब कोई मुझसे खुल के मिल सके, क्योंकि जितना खुल के पब्लिक मुझसे मिल सकेगी, आसानी से मिल सकेगी, तो उनकी मैं समस्याओं को समझ पाऊंगा और उसका। आप समाज सेवी भी माने जाते हैं, किस तरह की समाज सेवा आप कर रहे हैं सिराथू में? समाज सेवी के रूप में देखिए मनोज जी इसलिए भी जाना जाता हूँ, या इसलिए भी मेरे परिवार को, मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा कि राजनीतिक नहीं सामाजिक शब्द कहना ज़्यादा सही रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास आज की डेट पे भी देखिए कोई पद या कोई ऐसा संवैधानिक पद पे या कुर्सी पे मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो मैंने अपने बाबा से, अपने पिताजी से, बड़े पिताजी लोगों से जो मैंने सीखा, वो मैंने यही सीखा कि उनके आशीर्वाद से या ऊपर वाले के आशीर्वाद से अगर मुझे कोई जगह या कोई ऐसी ताकत मिली है कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने का प्रयास करता हूँ। अभी आपने बातचीत में ये भी बताया था कि सरकार की तमाम योजनाएं आती हैं, ज़रूरी है कि वो लोगों तक पहुँचे, और सरकार कोई योजना बनाती है तो अक्सर गरीब को ध्यान में रख के बनाती है। आखिर इतना साल हो गया, गरीबों के लिए तमाम योजनाएं आईं, फिर भी गरीबी दूर क्यों नहीं हुई? क्या वजह मानते हैं? सिराथू में तो बहुत गरीब हैं लोग। मनोज जी वही मेरा उत्तर पहले वाला अभी भी है कि जो पहले के समय से राजनीति का ट्रेंड चला आ रहा है, हमको इसको बदलना पड़ेगा आज के समय में, और इसको बदला सिर्फ युवाओं ही द्वारा बदला जा सकता है। जब आप एक योग्य, एक काबिल व्यक्ति को आप चुनेंगे तो अपने आप जो योजनाएं, क्योंकि देखिए जो सरकार ऊपर से योजनाएं बनाती है और जो गरीबों के लिए नीचे आती है, तो सरकार में ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति हर जगह नहीं पहुंच सकता है। जो नीचे बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं या प्रशासन में अधिकारी हैं, वो उनके द्वारा ही किया जा सकता है, अगर वो उस योग्य हैं, काबिल है और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जनता की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। चलिए गौरव जी, राजनीतिक घरानों में आपका एक घराना है और उपलब्धियां भी बहुत हैं। अगर सिराथू की जनता आपको विधायक बनाती है तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट वर्क? क्या आप पहला काम करेंगे? पहला वर्क, मेरा पहला काम यही रहेगा मनोज जी कि सबके बीच में मौजूद रहना, सबके बीच सरलता से, सुलभता से सब मुझसे मिल पाएं और उनको ये भरोसा दिला देना कि उनका जनप्रतिनिधि, उनका नेता उनके बीच का है। अच्छा गौरव जी, देखिए अब तो चुनाव में बहुत कम समय बचा हुआ है, हम तो सोचते हैं कि आपको पार्टी का नाम बता ही देना चाहिए, किस पार्टी से आ रहे हैं? मैं मनोज जी आपको सच बता रहा हूँ, आप विश्वास रखिए इतना मुझ पर कि अगर कोई भी पार्टी या कोई भी दल अगर फाइनल होता है तो आप लोग और जनता सबसे पहले होंगे जिनके बीच ये बात पहुंचेगी। हम लोग ये समझे कि अभी मौजूदा समय में मनोज जी मेरी पार्टी या मेरा दल मेरा परिवार है और उसको लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और समय आने पे दल और पार्टी निश्चित की जाएगी। माना जाए कुछ बार के लिए कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। देखिए समय आने का इंतजार करिए। और मनोज जी मेरा मानना ये है कि जिस व्यक्ति को या जिस परिवार को, जिसके लिए प्रथम उद्देश्य ये है कि उसको जनता का काम करना है, जनता के बीच रहना है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए कोई दल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उन सब पार्टियों को, उन सब दल का प्राथमिक कार्य यही होता है जनता का काम करना, जनता के बीच की समस्याएं सुनना और उनका। सर पहले क्या था कि अनुग्रह नारायण जैसे लोग निर्दल भी चुनाव जीते हैं, बिल्कुल, लेकिन आज की तारीख में ऐसा ताना बाना हो गया है कि निर्दल कितना भी अच्छा आदमी हो चुनाव जीत नहीं पाता है, उसको दल का एक जो है सहारा चाहिए ही होता है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगामी कुछ दिनों में ये पता लग जाएगा कि किसी दल से आप लड़ेंगे या फिर लड़ेंगे या निर्दल लड़ेंगे। चलिए मनोज जी समय का इंतजार जी, आप जनता को, सिराथू की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही रहेगा मनोज जी कि आने वाले समय में जिसको भी वो अपना मत दें, जिसको भी वो अपना वोट दें, वो ऐसे व्यक्ति को दें जो उनके बीच का हो, उस योग्य हो, उस काबिल हो कि वो जनता की मदद कर पाए, सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचा पाए और उनको, गरीब लोगों को या जिनको आवश्यकता है उन सारी चीज़ों को उनको दिलाए। चलिए गौरव जी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे युवा नेता गौरव करवरिया जी।
जो सिराथू विधानसभा से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। अभी दल निश्चित नहीं है, लेकिन आगामी दिनों में दल निश्चित हो जाएगा कि किस दल से वो चुनाव लड़ेंगे। आपका कहना है कि गरीबों तक सरकारी योजनाओं का पहुंचना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए योग्य प्रतिनिधि भी आवश्यक है। जब योग्य प्रतिनिधि होगा तो वह सरकारी तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगा। आगे भी हम आपको ऐसे भी तमाम प्रतिनिधियों से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी।